गुड आफ्टरनून बच्चों। आ गए सर। हाँ बच्चों, तो हमने एरर्स स्टार्ट किया था 3a का ई पार्ट। अच्छा, तो 3 ही क्वेश्चन थे। वाह, तो हो गए बच्चों। हाँ, इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा समझने वाला है। ये जो बच्चों नंबर 25 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? जो 25 तो एग्जैक्ट है ना, मतलब 25 सच स्फीयर्स, ये तो एक नंबर है ना। मैंने बिल्कुल ऐसे एग्जांपल आपको क्लास में भी दिया था कि इसमें तो कोई एरर का चांस ही नहीं है ना। ये तो हमने काउंटिंग की है, तो दिस हैज नो एरर। तो इफ दिस हैज नो एरर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? इसमें एक तरह से हम कहते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, or in other words, there is no uncertainty, right? There is no uncertain digit in this quantity. आया समझ? तो फिर उसके हिसाब से इसमें इनफाइनाइट हो गए, दूसरे में 3 है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाएगा, ठीक है, ना कि 2 वाला। एकदम सोच के लगता है कि 25 में 2 हैं, तो जब कोई क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट है, जिसमें कोई एरर का स्कोप ही नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो फिर उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। ये समझ आ गया बच्चों सबको? सर इनफाइनाइट कैसे? इनफाइनाइट मतलब कि देयर इज नो एरर, देयर इज नो अनसर्टेन डिजिट ओवर हियर। तो फिर इनफाइनाइट मतलब कैसे कह रहे हो? हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहते हैं? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जिसमें टोटल सर्टन और 1 अनसर्टेन डिजिट, यस सर। राइट? तो हम एक तरह से इसको ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसे कर लो, चलो
कि भाई 25 पॉइंट मैं 0 0 0 0 करके लिखता जाऊं, तो वो एग्जैक्टली मतलब जितने मर्जी जीरो लगा लो वो सारे सर्टन है, अनसर्टन आ ही नहीं रहा कुछ। ओके सर। ओके बच्चों, जितना हमने थोड़ा बहुत एरर्स लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें कोई डाउट? सक्षम, तुम्हारे घर लाइट आ गई? सक्षम टेंशन में था आज की क्लास को लेके। नहीं आई? फिर कैसे काम चला रहे हो? अच्छा, कई जगह गई हुई है क्या? यस सर। अच्छा नहीं सर, अभी अभी आई है, 1 मिनट हुआ। सर बार बार आ जा रही है, बार बार। कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी ना, हाँ, रात को तो कल काफी। वोल्टेज लो है सारे कहीं पे। हम्म, अच्छा सही है। सक्षम, सक्षम कार में बैठ के चार्जिंग पे लगा रहे हैं क्लास। गुड, अच्छी डिटर्मिनेशन है सक्षम। और आज की जो क्लास है ना वो वर्थ इट है, मतलब मैं यही कहने लगा था। ये बच्चों आज की क्लास जो अब हमने एरर्स आगे पढ़ना है, इसमें से 100% क्वेश्चन आईआईटी में भी आएगा, 100% आप कह लो कि नीट में भी आएगा, 100% जेई मेंस में भी आएगा। ठीक है, नीट में तो फिर चलो मैं 100 नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कम चांस है, बट नॉन मेडिकल वालों के लिए तो मतलब इन दो में तो पक्का ही आएगा। केवीपी बाय ओलंपियाड में भी इसमें बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली तो आता ही है, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आईआईटी में जरूरी नहीं एक, कई बार दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिर्फ इतने से पार्ट में से जो अब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सक्षम पूरा फायदा होगा तुम्हें कार में बैठने का। ओके, तो बच्चों जैसे हम समझ रहे थे कि हम किसी भी क्वांटिटी को उसके साथ वाले एरर के साथ रिपोर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। एंड हम जब एरर लिखते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हर तरीके का एरर इंक्लूड कर दो, ठीक है, भाई जिससे हमारे पास मैक्सिमम एरर आ जाए। ठीक है, हम उस तरह से नहीं चलते कि चल यार इस बार तो कोई एरर नहीं आया होगा, कि भाई, या ऐसे नहीं चलते कि हम कि भाई .1 एरर मान लेते हैं, दूसरे वाला एरर तो कभी कभी आता है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको नहीं कंसिडर करते। नहीं, हम कहते हैं कि यहाँ पे आप हर तरीके का एरर इंक्लूड करके जब आगे बता रहे हो तो आप मैक्सिमम एरर बता दो सामने वाले को। ठीक है भाई, कि इससे ज्यादा तो पक्का ही नहीं होगा, इससे कम हो सकता है, वो तुम्हारी किस्मत है, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। राइट, हम मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर ही बताते हैं हमेशा। ओके, तो आज बच्चों हम सीखेंगे वेरियस मेथड्स कि कैसे हम अलग अलग केसेस में एरर्स निकालते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास का पर्पस है। तो जो फर्स्ट मेथड है बच्चों, दैट इज मतलब आप हेडिंग दे दो ब्रॉडली कि फाइंडिंग एरर्स इन वेरियस केसेस। इसमें जो बच्चों फर्स्ट मेथड है दैट इज error in a set of experimental data।
मतलब कि जैसे बच्चों हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो जैसे उसमें हमारे को कोई 5 कोई 10 रीडिंग्स हमने ले ली, राइट? तो हमने समझना है कि उसको फाइनली कैसे रिपोर्ट करना है, ठीक है? इसको बच्चों एक एग्जांपल से हम समझते हैं। बच्चों आपने मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर किया हुआ है? इसमें वो आता है मीन, मीडियन, मोड, डिविएशन, शायद कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन जैसा भी होता है ना? तो हम, मतलब मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता, बट मेरे ख्याल से जो आप हम अभी करने लगे हैं, ये आपने किया हुआ है मैथ्स में, ठीक है? तो जैसे बच्चों मान लो आपको दिया जाता है कि मान लो एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पेंडुलम के टाइम पीरियड का, जैसे मान लो ये मेरे पास जो रीडिंग्स आ रही हैं वो 5.24 सेकेंड, 5.20 सेकेंड, 5.36 सेकेंड्स, ठीक है? ऐसे 5 रीडिंग्स आई हैं हमारे पास। हम बेसिकली ये सीखना चाहते हैं बच्चों कि ये 5 रीडिंग्स हमने अगर आगे भेजना है, हमने किसी को फाइनल अपना आंसर भेजना, तो हम ऐसे नहीं भेजेंगे कि हमने 5 भेज दी, है ना? हमें तो इस फॉर्म में भेजना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो हमें सीखना है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम, मैं बच्चों आपका ये शायद ऐसा स्टैट्स में आप इसी तरह लिखते हो, मैं वैसे लिख रहा हूँ। हम सारी पहले इंडिविजुअल रीडिंग्स लिखते हैं, जैसे इसको XI बोल देते हैं, 5.24, 5.20, 5.36, ठीक है जी? अब जो हमारी मेन क्वांटिटी है, ठीक है, मेन क्वांटिटी मतलब जो, मतलब जो ये जो 2.4 है जैसे यहाँ पे, उस तरीके से जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे? वो हम करते हैं, मतलब जो हमारी मेन क्वांटिटी X है, मतलब इसमें अनसर्टेन इंक्लूडेड है, राइट? ये तो हमने मेजरमेंट ली है अपने जिस भी स्केल से, तो उसमें अपने आप ही अनसर्टेन इंक्लूड किया हुआ है। तो वो क्वांटिटी होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं एक्स बार, मतलब मीन ऑफ एक्स, मतलब कि समेशन XI अपॉन जो भी टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स है। तो फटाफट बताओ मुझे बच्चों, ये क्या आते हैं? नहीं, ये मैंने अगर लिखा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया ना कि सेकंड डेसिमल प्लेस जो है वो अनसर्टेन है। सर जरूरी तो नहीं है। आपने सेंटेंस लिखा है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक है हर रीडिंग। कहाँ पे है 3 तक? वो 5.24 सेकंड है, वो S है,
हाँ बच्चों, ये क्या आ गई क्वांटिटी? 5.272। तो ये आती है बच्चों 5.268। अब हमें इसको ऐसे नहीं हम छोड़ सकते, हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ तक बच्चों? एडिशन कर रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, है ना? तो वो करके ये आपकी वैल्यू आ गई 5.27। ठीक है जी। तो ये आ गई आपकी मेन क्वांटिटी जो आप रिपोर्ट करोगे। अब क्या बचता है बच्चों? एरर रिपोर्ट करना। ठीक है, एरर देखो अब हम कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो एरर रिपोर्ट करने के लिए हम एक क्वांटिटी निकालेंगे xi माइनस एक्स बार, और फिर xi माइनस एक्स बार का ही मॉड। तो जैसे आप देख सकते हो कि xi माइनस एक्स बार यहाँ पे आ गया -0.03, ये आ गया -0.07, ये आ गया 0.09, 0.07, एंड ये आ गया -0.07। ठीक है जी। अब इन्हीं सब का मॉड 0.03, 0.07, ऐसा समझ बच्चों क्या किया? ऐसा कुछ किया हुआ है मैथ्स में? तो जो बच्चों एरर इन एक्स हमें रिपोर्ट करना है, दैट इज रिपोर्टेड एज summation of mod xi minus x bar अपॉन n। तो मतलब ये जो थर्ड कॉलम में सारी वैल्यूज हैं उनका सम करके उनको n से डिवाइड करके जो बनेगा, बताओ ये क्या बनेगा? तो ये बनता है 0.066। अगेन बच्चों इसको भी हम राउंड करेंगे, है ना? सारा कुछ 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो ये क्या बन गया? ठीक है जी। तो हमारा जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो हम करेंगे एज 5.27 प्लस माइनस 0.6। समझ आ गया बच्चों?
मतलब सिंपल बात याद क्या रखनी है कि जो मेन क्वांटिटी है वो कैसे आएगी, सारी इंडिविजुअल क्वांटिटीज का मीन लेके, और जो एरर आएगा वो कैसे आएगा, सारी क्वांटिटीज का वो डेल्टा लेके, एरर मीन के साथ मॉड लेके, फिर उसका मीन। ठीक है, तो ओके मुझे एक मेरे पास ये डाउट आया है कि सर अगर ऐसे लिखते हैं 5.27 प्लस माइनस 0.07, इससे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाई हम क्या कह रहे हैं कि 5.2 से लेके 5.34 तक ही हो सकता है, जबकि हमने ऊपर एक आधी वैल्यू 5.36 भी ली है ना, तो मैंने जान के ली थी ऐसी वैल्यू, उससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ करते हैं तो उस कारण से एक आधी वैल्यू मिस हो जाती है, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो वैसे बच्चों ये निकालने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि फाइनल आंसर और उसका एरर निकालने के, जैसे एक मेथड होता है ग्राफ वाला, एक मेथड होता है स्टैंडर्ड डिविएशन वाला एंड सो ऑन। हमारे को जो आना चाहिए वो ये वाला है बस। ठीक है, हमें अगर आप पूछा जाता है तो हमें इसी तरीके से ही सॉल्व करना। ये हो गया सबको क्लियर? अब जो दूसरा केस है कि बहुत बार बच्चों ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमने मान लो एक सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करना है। ठीक है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए भाई आपको सिलेंडर का ऑब्वियसली हाइट मेजर करनी पड़ेगी, उसका रेडियस मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप हाइट कोई और इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो और रेडियस किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा पॉसिबल है कि भाई आपकी हाइट में किसी और तरीके का एरर है, आपके रेडियस में किसी और तरीके का एरर है। ठीक है, तो भाई आपको बताना है कि भाई जो आपने फाइनल वॉल्यूम निकाला या आपने सरफेस एरिया निकाला या कुछ भी किया, तो फाइनल क्वांटिटी में आपकी कितना एरर है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर हम एरर्स वाली क्वांटिटीज के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो जो हमारी फाइनल क्वांटिटी आएगी उसमें कितना एरर होगा। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में सीखा था, है ना, कि भाई अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर्स के साथ कुछ करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ बता रहे हैं कि फाइनल क्वांटिटी में कितने एरर आएंगे। तो जो सेकंड केस है वो है कि एरर इन केस ऑफ addition of quantities। तो मतलब if you are adding various quantities, हमें देखना है कि उसमें कितना एरर होगा। तो बच्चों मान लो you have some quantity A as 2.34 plus minus 0.12. I have some quantity B as 4.52 plus minus 0.32। ठीक है, मतलब दो क्वांटिटीज हैं, आप देख सकते हो दोनों में अलग अलग एरर्स हैं। आपने फाइनल आंसर देना है, जब आप फाइनल आंसर देना है तो मतलब अगेन आपको फाइनल सम एज वेल एज उसमें जो एरर होगा वो बताना। ठीक है, एक बार बच्चों खुद सोचो क्या फाइनल आंसर देना चाहिए हमें जो कि सारे केसेस को इंक्लूड कर ले।
हमें ये पता चल रहा है कि ए कहां से कहां लाई कर रहा है ना, हमें ये पता चल रहा है कि बी कहां से कहां लाई कर रहा है। तो हम सम को किस तरीके से लिखें जिससे कि सारे केसेस कवर हो जाए, ट्राई करो। तो मुझे आंसर बताओ, आप क्या दोगे ए प्लस बी का? तो बच्चों हम ऐसे सोचें, ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब हम ए की भी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और बी की भी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, है ना। ऐसे ही ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब हम ए की भी मिनिमम लेंगे और बी की भी मिनिमम लेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, हमारा जो ए प्लस बी बनेगा वो बनेगा 6.86 प्लस माइनस 0.44। इन अदर वर्ड्स, मतलब अब हम रूल क्या बनाए कि भाई अगर आप दो एरर वाली क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो और आपको अपना फाइनल आंसर निकालना है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो मेन क्वांटिटी है उसको भी ऐड कर देना और जो एरर है उसको भी सीधा सीधा ऐड कर देना, राइट। मतलब हम इसका जो अब रूल लिखेंगे वो बच्चों ऐसे लिखेंगे कि अगर आपके पास ऐसे दो क्वांटिटीज हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और दूसरी क्वांटिटी है y प्लस माइनस डेल्टा वाई, इसको ऐड करके जब आपको आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप सीधा x प्लस वाई कर दो और प्लस माइनस में डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? इसमें कोई भी डाउट प्लीज आस्क।
इसमें ये मत कहना कि हम अलग से निकाल लेंगे हर बार, नहीं, मैंने आपको वैसे एग्जांपल के लिए दिया था। यू शुड नो दिस मेथड फास्ट करने के लिए कि भाई सीधा ऐड करना है तो मेन क्वांटिटी ऐड, उसके एरर को ऐड। नेक्स्ट, error in case of subtraction of बच्चों यही ऊपर वाला ही केस ले लो, ए और बी वाला। यहाँ पे ट्राई करो a माइनस बी कैसे निकालोगे आप, ध्यान से करना। मतलब एक्सट्रीम केसेस लेने ना हमें कि a माइनस बी की कब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कब मिनिमम आएगी। हाँ बच्चों, जब आप जैसे मैंने जो ऑरेंज पे जो लिखा है, जब आप एडिशन कर रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो मतलब x प्लस वाई को जो आप आंसर दोगे तो ऑब्वियसली वही सिग्निफिकेंट वाले हिसाब से ही दोगे, और ऐसे ही डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई को भी सिग्निफिकेंट के हिसाब से ही दोगे। मंजोत गलत। जसराज ठीक है, कुणाल गलत, मोहक कौशलेश ठीक है, आश्वित गलत है। दीपित हर्षप्रीत ठीक है। ईशा ठीक है। वंशिका ठीक है। मंजोत आयुष ठीक है। तो बच्चों अगर इस केस में आप ध्यान से देखो, मुझे सोच के बताओ बच्चों कि a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी।
हाँ, मिनिमम वैल्यू आएगी जब आप ए की मिनिमम वैल्यू लोगे और बी की मैक्सिमम वैल्यू लोगे, है ना, जो कि हमारे ऊपर वाले केस में कितनी बन जाएगी बच्चों? मतलब मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ, 2.34 माइनस 0.12 माइनस 4.52 प्लस 0.3, है ना। और मैक्सिमम कैसे आएगी? जब मैं ए की मैक्सिमम लूंगा और बी की मिनिमम लूंगा। ये क्या बन गया? 2.34 प्लस 0.12 माइनस 4.52 माइनस। हाँ जी, सबको समझ आया ये बच्चों? तो अगर आप ध्यान से देखो, जो एरर वाली क्वांटिटीज हैं बच्चों, उनके साथ क्या हो रहा है? मतलब उनके साइन सेम है ना। एक केस में दोनों प्लस में है, एक केस में दोनों ही माइनस में। इन अदर वर्ड्स, अगर मैंने इसका रूल बनाना हो कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, क्या बनेगा बच्चों रूल? x माइनस वाई प्लस माइनस, उसमें क्या आएगा बच्चों? वही रहेगा। वही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो याद रखना है कि भाई जब आप दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो मेन क्वांटिटी है वो तो सब्ट्रैक्ट ही होगी, लेकिन जो उसका एरर है वो स्टिल ऐड होता है। समझ आ गया बच्चों ये केस? फिर इससे अगला केस होता है बच्चों, हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब लेट्स से आपकी कोई क्वांटिटी x जो है, दैट इज सम क्वांटिटी a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, c रेज टू पावर c एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जो सारी क्वांटिटीज हैं उनकी कुछ पावर्स भी हो सकती हैं एंड वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी फिलहाल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले बच्चों आपको ये समझ आता है कि इसमें डिवीजन अपने आप कवर हो गई इसी मेथड में। कैसे? यस, तो पावर्स नेगेटिव ले लो तो अपने आप डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास x तो चलो सीधा कैलकुलेट करके आ ही जाएगा, जो भी वैल्यूज होंगी उनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करके x तो आ जाएगा। सीखना ये है हमें कि भाई डेल्टा x कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो बच्चों
मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूं आपको। हम बच्चों क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं सबसे पहले। उससे क्या आ जाएगा, will we get ln x is equal to a ln a plus b ln b plus c ln c so on। ठीक है, आपको अभी समझ आएगा कि ये मतलब ये सपना कहाँ से आया, लॉग बीच में एकदम कहाँ से आ गया, राइट। तो यू विल जस्ट सी व्हाई। अब बच्चों लेट्स डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये दूसरा सपना, पहले लॉग लिया हमने, अब डिफरेंशिएशन पे आ गए। करो ट्राई, डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा। डोंट सिंप्लीफाई, बस एज इट इज छोड़ दो। हाँ दशवीर, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे सपने पेपर में कहाँ से आएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। हाँ भाई, जब आप डिफरेंशिएट करोगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dx by x, नहीं सॉरी 1 by x, हाँ ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 by x। अब ये जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, a इंटू ln a की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1 by a इंटू da by dx। ऐसे क्यों लिखा मैंने, चेन रूल। वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x वी आर डिफरेंशिएटिंग, वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे अगली टर्म क्या बन गई, b इंटू 1 by b इंटू db by dx and so on। अब बच्चों dx को दूसरी साइड ले जाते हैं। ये बन गया dx by x is equal to a into da by a plus b into db by b plus c into bc by। अब बच्चों अगर एरर स्मॉल हो, ठीक है, जो dx है दैट इज नथिंग बट
डेल्टा एक्स, तो ये क्या बन गया, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस बी इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस सी इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस वन। अब बच्चों बस एक बात रह गई, हम ऑलमोस्ट रिजल्ट पे पहुंच गए हैं। देखो हमें पता है कि ये जो पावर्स हैं, मतलब एबीसी, स्मॉल एबीसी जो पावर्स हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना। ये जो एरर्स हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, है ना। किसी में कम होएगा, किसी में ज्यादा होएगा। अब जैसे हमने ऊपर देखा बच्चों, हम क्या चाहते हैं, हम एरर में हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो देखना चाहते हैं, मतलब हम मैक्सिमम एरर देखना चाहते हैं, है ना। तो मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब इनमें से हर टर्म जो है वो ऐड ही हो रही है। समझ रहे हो कि भाई समथिंग लाइक कि मान लो डेल्टा बी नेगेटिव है लेटर से, तो मान लो डेल्टा बी नेगेटिव हो और बी नेगेटिव हो, तो वो आपस में तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टू इंश्योर दिस कि सारी क्वांटिटीज इंडिविजुअली ऐड हो रही हैं, ताकि हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो आए, हम क्या कहते हैं कि आप इन सब के आगे मॉड लगा दें, कि हर क्वांटिटी के कारण जो ये आ रहा है ये ऐड ही हो, ये किसी में भी, मतलब हम ऐसा ना कर दें कि हम ए वाली क्वांटिटी के एरर को बी वाली क्वांटिटी के एरर से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे हम कम एरर रिपोर्ट कर देंगे, हम मैक्सिमम एरर रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स बच्चों, ये जो रिजल्ट आ गया है, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास किसकी टर्म्स में आ गया, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स, ये अगर हमारे पास ए बी सी तीनों क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर्स हो, तो उससे हमारे पास x के अंदर का भी फ्रैक्शनल एरर आ जाए। एंड इफ वी वांट, अगर हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये टर्म्स क्या बन गई बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या टर्म्स बन जाती हैं, परसेंटेज एरर्स, राइट। तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट बन गया कि परसेंटेज एरर इन x is equal to a into percentage error in a का mod plus b into percentage error in b का mod। एंड बच्चों अगर हमारे को एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, तो वो तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा x तो निकल ही आएगा।
तो बच्चों जब हम कहते हैं स्मॉल एरर्स, इसका मतलब क्या होता है कि जब परसेंटेज एरर इज लेस देन 10%। आ गया समझ बच्चों सबको? एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। मान लो बच्चों एक रेक्टेंगल की लेंथ है 2.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है तो बच्चों ध्यान से, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स दोनों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब जितनी रिक्वायर्ड हैं रूल्स के हिसाब से, उसमें आंसर दो।
अभी तक मेरे पास 4 आंसर हैं बच्चों, चारों अलग अलग हैं। तो ये हैरान हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। मतलब एरर तो छोड़ो, पेरीमीटर और एरिया की वैल्यूज ही गलत गलत है। किसी ने एरिया 72 निकाला हुआ है, किसी ने एरिया 11 निकाला हुआ है।
देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर इज 2 टाइम्स l प्लस बी या फिर 2l प्लस 2b। तो ये क्या बन गया, 4.8 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, प्लस 9.00 प्लस माइनस 0.50। तो जैसा कि हमने सीखा था, अब ऐड कैसे करना है मेन क्वांटिटी और उसकी एरर वाली क्वांटिटी को। तो ये बना बच्चों 13.80 प्लस माइनस, अब एरर वाली क्वांटिटी को इसको बच्चों 13.80 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे? टू 1 डेसिमल प्लेस है ना, ये हो गया 13.8। ऐसे ही इसको मैं अगर यहाँ लिख तो देता हूँ 0.70, अगेन इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये बन गया प्लस माइनस। तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। देखें कितने लोगों का ठीक था। सबने 0.8 क्यों निकाला हुआ है एरर? सर 0.7 ही लिखा है। बहुत लोगों ने 0.8 निकाला हुआ है, क्या चक्कर है? तो ये जब हम लेंथन पथ को ऐड करते हैं एंड देन राउंड ऑफ करते हैं देन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 0.8 निकलता है। क्या कैसे? तो पहले जैसे हम जब लेंथन पथ को ऐड करते हैं एंड देन उसे राउंड ऑफ करते हैं एंड उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन उसके बाद 8 निकल जाता है। पहले ऐड करते हैं मतलब? सर सर, 2 कॉमन अगर- ले लिया, l प्लस सर- बी कर लिया, l प्लस बी अलग से किया, फिर एंड में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो वो 0.35 आ जाता है, फिर 1 डेसिमल प्लेस के लिए 0.4 कर देते हैं क्योंकि 3 ऑड और होता फिर है। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऐसे? Yes, यस sir. सर, यस सर। नहीं नहीं, देखो राउंडिंग ऑफ इज ऑलवेज एट द लास्ट स्टेप। ठीक है, दिस इज अ बेसिक रूल। सर जब हम एरर्स ऐड करते हैं 0.1 एंड 0.25, फिर तब हम 1 डेसिमल प्लेस तक नहीं उसको करेंगे राउंड ऑफ? तब नहीं, एंड में, ओके सर। इंटरमीडिएट स्टेप में नहीं करना कभी भी। ओके, अगला है बच्चों एरिया। L इंटू बी। तो जो हमारी मेन क्वांटिटी है वो तो हो गई 2.4 इंटू 4.50। ये कितना बनता है बच्चों?
दिस टर्न्स आउट टू बी 10.8। अभी मैंने फिलहाल राउंडिंग ऑफ नहीं की। वैसे मुझे दिख रहा है ये कि मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर 11 बनेगा। जब मैं फाइनल आंसर रिपोर्ट करूंगा, इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड एज 11 एज पर द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये बात सबको समझ आती है? ठीक है, अब मुझे निकालना है बच्चों डेल्टा ए। तो भाई एरिया इज एल इंटू बी, तो अब बन गया डेल्टा ए बाई ए, ये बन जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। पावर्स तो वन ही है यहाँ पे इन सबके मॉड्स, राइट? तो ये बन गया डेल्टा ए ओवर 10.8। तो बच्चों देखो, इंटरमीडिएट स्टेप्स में हम कभी भी राउंड ऑफ वाली वैल्यू नहीं यूज करते। अभी हम यहाँ एक्चुअली करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बोला था राउंडिंग ऑफ द लास्ट स्टेप के लिए हमें बचा के रखिए। तो डेल्टा एल बाई एल ये कितना बन गया 0.1 अपॉन 2.4 प्लस 0.25 अपॉन 4.5। तो ये डेल्टा ए जो है ये है 10.8 इंटू 0.1 ओवर 2.4 प्लस 0.25 ओवर 4.5। ये कितना बनता है बच्चों? This turns out to be 1.05. तो बच्चों अगर आपने मतलब देखा हो, इसको ऐसे नहीं कि अलग से सॉल्व करो पहले फ्रैक्शंस, आप 10.8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले ही, वो इजी हो जाएगा। क्योंकि 10.8 बना कैसे हुआ है, वो 2.4 और 4.5 को मल्टीप्लाई करके तो बना हुआ है। तो फर्स्ट टर्म सीधा ही पता है हमें क्या बननी है, 10.8 अपॉन 2.4 में 4.5 बनेगा, इन 2.1 4.45 आ गया। समझ गए ना? तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मेरे पास जो ए आएगा बच्चों, अब मुझे इसको फाइनली कैसे रिपोर्ट करना है, अब मुझे राउंड ऑफ के हिसाब से करना है। तो वो होगा 11, ठीक है, प्लस माइनस 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों इसमें क्या है, एक्चुअली क्या होता है अगर आप ध्यान से सोचो, ये जो 1.05 है, ये जो एरर है, इसको भी तो आप मेन क्वांटिटी में ऐड सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो ना। उसको 11 के अंदर हमें ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है ना। तो रूल ये होता है, जो आइडियल रूल है वो ये है कि you should round off error to same decimal places as main quantity. ये इसका लॉजिक समझ आ रहा है बच्चों, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि उसको ऐड सब्ट्रैक्ट ही तो करना है।
इसीलिए आप देखो कि मैंने जो बच्चों आपको ऊपर जितनी क्वांटिटीज दी हैं, देखो हमेशा मैंने इस तरीके से दी हैं ये वैल्यूज, जहां भी मैंने लिखा है मैंने हमेशा एरर के अंदर और मेन क्वांटिटी के अंदर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखी है ना, कि 4.50 है यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो आगे भी 2 डेसिमल प्लेसेस दी, यहाँ 2.4 था तो उसके साथ एक ही दी। ऊपर भी अगर आप देखोगे ये देखो हमेशा मैंने सेम डेसिमल प्लेसेस रखी हैं बच्चों, देख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द आइडियल रूल बच्चों। अब अनफॉर्चुनेटली ये कई बारी फॉलो नहीं भी हुआ होता, ऑप्शंस में या इवन वैल्यूज देने में भी कई बार ये नहीं फॉलो हुआ होता। तो आपका आइडियल आंसर जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए 11 ± 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चों? सो दैट सेम डेसिमल प्लेसेस हो, बट अगेन अगर चॉइसेस में 1 है ही नहीं, 1.05 है, तो फिर आपको वही मार्क करना पड़ेगा। इस चैप्टर में ना थोड़ी एम्बिग्विटीज ज्यादा हैं, क्योंकि मतलब ना इसको मतलब रूल्स बहुत सारे हैं इन सब क्वांटिटीज को लेकर। जैसे मतलब मैंने बहुत बार बच्चों ऐसा भी देखा है कि ना, जैसे जब मान लो बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन कहीं बुक्स में डला होता है, तो जैसे ना वो मतलब आप सोचो कि जिसने क्वेश्चन बनाया उसने सिर्फ एरर्स के हिसाब से ही बना दिया, वो भूल ही गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कुछ होता है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो आंसर दिया हो वो मतलब 11 पे राउंड ऑफ भी ना किया हो, 10.8 के हिसाब से दिया हो कि 10.8 ± 1.05, कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का भूल ही जाएं, सिर्फ एरर्स के हिसाब से चलें, फिर तो वही आंसर बनता ना बच्चों, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बच्चों ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि मतलब ऑब्वियसली अगर 10.8 और 11 दोनों ऑप्शंस हैं फिर तो ऑब्वियसली 11 ही मार्क करना है, लेकिन अगर 11 ऑप्शन ही नहीं है, 10.8 है, तो फिर उसको मार्क करो। समझ आ गया? वही बात एरर को लेकर कि भाई उसको राउंड ऑफ किया हुआ है या उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसके हिसाब से देख लो। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? तो वंशिका क्या कह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। सर जैसे कि 0.1 में 1 डेसिमल प्लेस है एंड 0.25 में 2, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं ऑप्शंस में कि हमें 0.1 के अकॉर्डिंग 1 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करें। नहीं नहीं, जो एरर की राउंडिंग ऑफ होती है ना, वो हमेशा मेन क्वांटिटी के हिसाब से होती है। हम एरर में ऐसे नहीं सोचते कि भाई जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि 0.1 और 0.25 को ऐड किया, तो भाई हम ये सोचें कि 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से कर दो, ठीक है। एरर की राउंडिंग ऑफ हमेशा उसकी मेन क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती सर सर जो यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय 2.4 है, अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये तो काफी लंबा जाता है, तो हमने कितने डिजिट्स लेने होते हैं फिर इसमें फिर वो राउंडिंग ऑफ वाला रूल फॉलो करेंगे? नहीं, इंटरमीडिएट स्टेप में नहीं करनी राउंडिंग ऑफ। नहीं मतलब सर ये तो फिर इन्फिनिटी तक जाता है ना, वो 6 6 6 6 आता रहता है, तो फिर कितने डिजिट्स बाद वो 7 लिखेंगे? नहीं वो तो
वो तो क्या है ना कि आप ऑप्शन से देख लोगे, जैसे अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि भाई आंसर जो है वो मान लो मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस तक ही है, तो इसका Yes. मतलब ये है कि आपको कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू बस 3 तक लो, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर तो फर्स्ट स्टेप में हमने उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ मेन क्वांटिटी के कारण किया है, या फिर दोनों एरर्स की एडिशन वाले रूल से? ये जो यहाँ पे किया 13.8 को 80 को 13.8, नहीं सर, 0.70 to 0.6। ये मेन क्वांटिटी के कारण, मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे जैसे मर्जी बोल लो, बट एक्चुअल लॉजिक जो है वो मेन क्वांटिटी वाला है, कि क्योंकि मेन क्वांटिटी में 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए हम उसको 1 तक। ओके सर। राइट बच्चों, क्लियर टू ऑल? ओके, तो इससे बच्चों एक केस अब रह गया अपना एरर्स वाला, जो हमने आई थिंक अब 4 किए ना, एक और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आपका मॉड्यूल पूरा हो जाएगा अब मतलब आपने 01 कंप्लीट कर लिया। ये देखो, थ्री अभी रहने देना, ये कंप्लीट कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास से अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है? क्लास टेस्ट हमने किया था ना डिसाइड, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे या थर्सडे को होगा आपका। अच्छा बच्चों ये बताओ, मतलब डाउट्स होंगे, मतलब डाउट्स का रखूं मैं, डाउट क्लास कोई है मतलब काइनेमेटिक्स में 3A 3B में डाउट्स? हाँ डिस्कस तो हो ही गई थी, मतलब अगर स्टिल एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क तो फिर मैं रख लूंगा क्लास। चलो ऐसा करेंगे, बेसिकली ना मंडे को ये अपना थोड़ा सा ही चैप्टर बचा हुआ है पार्ट, मतलब आधे घंटे में हो जाएगा, तो मंडे को बस इसके बाद जो डाउट्स होंगे वो पूछ लेना, मंडे को मैं नया चैप्टर नहीं शुरू करूंगा, ठीक है? तो जो भी डाउट्स हैं अपने इकट्ठे कर लेना सैटरडे संडे में, और पूछ लेना मंडे को। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।